कल्पना कीजिए आप एक ऐसे प्लैनेट पर रह रहे हैं जिसे लगता है कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है, जब तक उसे यह एहसास नहीं होता कि यूनिवर्स के पास और भी प्लान्स हैं। ठीक यही बात 3i एटलस, हमारा यह नया इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट, हमें दिखाता है। हम कितने भी आगे क्यों ना चले जाएं, हमेशा कुछ ऐसा होता है जो इस विचार को खत्म कर देता है कि हम ही सब कुछ के सेंटर में हैं। क्या यह अजीब है? बिल्कुल, पर यह बहुत दिलचस्प है। जब नॉर्मल कॉमेट्स सोलर सिस्टम में घूमते हैं तो सब कुछ प्रेडिक्टेबल लगता है, लेकिन जब कोई इंटरस्टेलर ट्रैवलर अचानक से आता है 2 लाख किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की स्पीड से कॉस्मिक बॉर्डर्स को पार करते हुए, तो हर छोटी डिटेल आपको उन रूल्स पर सवाल उठाने को मजबूर कर देती है जिन्हें हम क्लियर मानते थे। क्या यह सिर्फ एक जमी हुई चट्टान है, या यह एक एलियन प्रोब हो सकता है जो भेष बदल कर आया हो? यह उस तरह का सवाल है जो साइंटिस्ट्स की रातों की नींद उड़ा देता है और कॉस्मिक विनम्रता की लॉ को फिर से जगा देता है। इस जर्नी के एंड तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि हर पार्ट में हम थियोराइज को समझेंगे, कहानियों को कंपेयर करेंगे, ओमुआमुआ जैसी लेजेंड्स को फिर से देखेंगे, और यह जानेंगे कि हर कॉस्मिक मैसेंजर हमें हमारे बारे में और भी बहुत कुछ बताता है, कि हम एक ऐसे स्टेलर कोड के एक्सप्लोरर्स हैं जो हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है। जरा सोचिए, आप आसमान में देख रहे हैं और आपको पता चले कि हम इस ब्रह्मांड के कोने में अकेले नहीं हैं। 3i एटलस, जो कि सुदूर अंतरिक्ष से आया हमारा नया मेहमान है, हमें ठीक यही बात याद दिलाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे 2017 में ओमुआमुआ था और 2019 में बोरिसोव था। यह भी चुपचाप आया, सोलर सिस्टम की सीमाओं को पार करते हुए एक ऐसे अजीब रास्ते पर जिसने एस्ट्रोनॉमर्स, कॉमेट हंटर्स और एलियन लाइफ के शौकीनों को हाई अलर्ट पर ला दिया। यह ऐसा है मानो यूनिवर्स हमें एक और सिग्नल देना चाहता हो, यह याद दिलाने के लिए कि वहां कुइपर बेल्ट से परे अनजाने यात्रियों का एक हाईवे है। जो बात एटलस को इतना दिलचस्पी बनाती है वह सिर्फ यह नहीं है कि यह तीसरा इंटरस्टेलर स्पेस ऑब्जेक्ट है, बल्कि यह भी है कि इसे कब डिस्कवर्ड। 1 जुलाई को खोजा गया। इसे रोबोटिक टेलीस्कोप्स द्वारा डिटेक्ट किया गया, जो तारों के बैकग्राउंड पर रोशनी के छोटे छोटे निशान ढूंढते हैं। जो लोग आसमान का मैप बनाते हैं उनके लिए हर रोशनी का बिंदु एक सुराग होता है, लेकिन इस मामले में सुराग ने जल्दी ही एक ऐसा रास्ता दिखाया जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। यह सूरज से जुड़ा नहीं था, यह लोकल कॉमेट के नियमों का पालन नहीं कर रहा था, यह बाहर से आया था, ऐसे तारों वाले सिस्टम्स के राज लेकर जहां जाने का हमने कभी सपना भी नहीं देखा था। इस तरह का मेहमान खास होता है क्योंकि यह धूल के हर कण को एक टाइम कैप्सूल में बदल देता है। साइंटिस्ट्स के लिए एटलस जैसा स्पेस ऑब्जेक्ट किसी भी ऐसे सैंपल से ज्यादा कीमती है जो हम पास के एस्ट्रॉइड्स से कैन एक्सट्रैक्ट। इसमें अपनी बर्फ, धूल और अंदरूनी केमिस्ट्री में दूसरे तारों के बनने के सुराग छिपे हैं, कि कैसे गैस के बादल एक साथ आते हैं, खुद पर गिरते हैं और आखिर में पूरे पूरे वर्ल्ड्स बनाते हैं। यह लगभग पोएटिक है, एक बिन बुलाया मेहमान जो साथ ही दूसरे तारों वाले पड़ोस से आया एक जिंदा खत है। पर हां, इतने रहस्य के साथ कुछ ऐसी थ्योरीज भी सामने आती हैं जो किताबों में नहीं मिलती। सिर्फ ये बात कि कोई चीज अरबों किलोमीटर के कॉस्मिक वैक्यूम को पार करके यहां तक पहुंची है, वो भी एलियन टेक्नोलॉजी, खोए हुए प्रोब, या यहां तक कि ऐसी सभ्यताओं के टुकड़ों के बारे में बातचीत छेड़ देती है जो अब मौजूद नहीं है। सीधे सबूतों के बिना भी असंभव के जवाब खोजने वाले लोग जानते हैं कि एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट हमेशा उस चिंगारी को जलाता है जिससे हम नॉर्मल को फिर से सोचने लगते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि तारों के बीच चीजें कैसे चलती हैं। इसके बारे में हमें अभी भी बहुत कुछ नहीं पता है, और अगर सिर्फ एक अजनबी होना ही एस्ट्रोनॉमर्स को पागल करने के लिए काफी है, तो जरा रुकिए और देखिए कि एटलस सोलर सिस्टम में कितनी अविश्वसनीय गति से चल रहा है। ऐसा कुछ भी हमने पहले कभी नहीं देखा था
और यही बात अगले विवरण को इतना आश्चर्यजनक बनाती है। अगर एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट होना ही एटलस को खास बनाता है, तो उसकी कॉस्मिक स्पीड ने सच में दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स की नींद उड़ा दी है। आपको अंदाजा देने के लिए, कुइपर बेल्ट या ओर्ट क्लाउड के लोकल कमेट्स आमतौर पर कुछ दसियों किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलते हैं। हालांकि एटलस सोलर सिस्टम से लगभग 40 किलोमीटर प्रति सेकंड या 3,45,000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार से गुजर रहा है। यह एक ऐसी परफॉर्मेंस है जो ऑर्बिट्स के काम करने के तरीके के बारे में हमारी जानकारी बदल देती है। यह कॉस्मिक स्पीड कोई छोटी बात नहीं है। किसी भी ऑब्जेक्ट को इस तरह का पुश मिला है, उसे किसी बड़े ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से गुजरना पड़ा होगा। थियरीज बताती हैं कि बिनरी स्टार्स से टक्कर, गैस जायंट्स के साथ नजदीकी मुठभेड़ या अभी भी बन रहे प्लैनेटरी सिस्टम्स से बाहर निकलना एटलस जैसे किसी ऑब्जेक्ट को गहरे अंतरिक्ष में धकेल सकता है। लेकिन ये विचार भी पूरी तरह से यह नहीं समझा पाते कि यह इंटरस्टेलर दूरी को बिना टूटे कैसे पार कर पाया। छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट्स की गति का अध्ययन करने वालों के लिए यह रिकॉर्ड एक सुराग है कि ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें हम अभी भी पूरी तरह से नहीं समझते हैं, जो यह तय करती हैं कि कॉमेट्स तारों के बीच कैसे यात्रा करते हैं। शायद हमारी गैलेक्सी के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां तारे इतने पास पास हैं और ग्रेविटी इतनी मजबूत है कि यह नेचुरल स्लिंग शॉट्स बनाती है। कुछ एस्ट्रोफिजिसिस्ट तो मजाक में यह भी कहते हैं कि एटलस एक परफेक्ट कॉस्मिक पिनबॉल हो सकता है, जो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में उछलता रहा जब तक कि वह हमारे आंगन में नहीं आ गया। इस बात को देखने से कुछ और दिलचस्प सवाल भी उठते हैं। क्या यह सारी कॉस्मिक स्पीड सिर्फ नेचुरल फेनोमेना की वजह से हो सकती है, या हम कुछ ऐसा देख रहे हैं जिसे किसी समय आर्टिफिशियल बूस्ट मिला था? हालांकि यह असंभव लगता है, एटलस उन लोगों की कल्पना को जगाता है जो अंतरिक्ष के मलबे में छिपी एलियन टेक्नोलॉजी की संभावना का अध्ययन करते हैं। आखिरकार, जब बात दूसरे तारों से आने वाले यात्रियों की हो, तो अनपेक्षित ही लगभग नियम है। और अगर सिर्फ इसकी रफ्तार ही अविश्वसनीय लगती है, तो एटलस के बारे में अगली बात इस रहस्य को एक और आयाम देती है, इसका साइज। क्योंकि इसका साइज ओमुआमुआ जैसे विजिटर्स की तुलना में कहानी को और भी प्रभावशाली और कौन जानता है और भी बियॉन्ड शान करने वाला बनाता है। एटलस की बेतुकी कॉस्मिक रफ्तार का सामना करने के बाद यह सोचे बिना रहना लगभग नामुमकिन है। इतनी बड़ी चीज इस तरह से बिना किसी नुकसान के कैसे यात्रा कर सकती है? हमें अब तक जो पता है वह यह है कि हम एक असल विशालकाय धूमकेतु की बात कर रहे हैं, जिसका व्यास लगभग 20 किलोमीटर होने का अनुमान है। आपको अंदाजा देने के लिए, यह ओमुआमुआ के साइज से 3 गुना ज्यादा है। वह मशहूर सिगार के आकार की वस्तु जो 2017 में हमसे मिलने आई थी और 2019 में देखे गए बोरिसोव से भी बड़ा है। यह प्रभावशाली साइज खगोल विज्ञान के ऑब्जर्वेशन के खेल में सब कुछ बदल देता है। एटलस जैसा एक विशाल धूमकेतु ज्यादा रोशनी दिखाता है, ट्रैकिंग टेलीस्कोप के लिए एक साफ सिग्नल छोड़ता है और ज्यादा सटीक स्पेक्ट्रल एनालिसिस की परमिशन देता है। लेकिन साथ ही यह उन मॉडल्स को चुनौती देता है जो बताते हैं कि इतने बड़े ब्लॉक को किसी दूसरे तारे के सिस्टम से बाहर निकलते समय क्यों नहीं तोड़ा गया। व्यास का हर अतिरिक्त किलोमीटर टक्करों के लिए ज्यादा कमजोरी, ग्रेविटेशनल इरोजन और इंटरस्टेलर यात्राओं के दूसरे के खतरों का मतलब है। कुछ खगोल भौतिकीविदों के लिए एटलस लगभग एक तैरता हुआ म्यूजियम है। बर्फ की हर परत, चट्टान के हर टुकड़े में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं जो सूरज के पैदा होने से बहुत पहले मॉलिक्यूलर क्लाउड्स में बने थे। और यह इसे सिर्फ एक विशाल धूमकेतु ही नहीं बनाता, बल्कि एक यात्रा करने वाला टाइम कैप्सूल भी बनाता है जो आकाशगंगा के दूसरे हिस्सों से शुरुआती केमिस्ट्री को ले जा रहा है। साइज इस बात के सिद्धांतों का टेस्ट करने के लिए भी जरूरी है कि कैसे प्रीबायोटिक कंपाउंड्स तारों के सिस्टम के बीच यात्रा कर सकते हैं, जीवन के बुनियादी तत्वों को फैलाते हुए। बेशक किसी भी अच्छी कॉस्मिक कहानी की तरह
एटलस का विशाल साइज कुछ ज्यादा बोल्ड थ्योरीज को भी बढ़ावा देता है। कुछ लोग कल्पना करते हैं कि ऐसा साइज किसी आर्टिफिशियल चीज के लिए एक मुखौटे के रूप में काम कर सकता है, एक भेस बदला हुआ प्रोब, या यहां तक कि बर्फ और धूल के नीचे छिपा हुआ एक इंटरस्टेलर मदरशिप। हालांकि इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। इतनी तेजी से भटकते हुए एक विशाल धूमकेतु का अस्तित्व उस तरह की जिज्ञासा जगाता है जो वैज्ञानिक समुदाय को उसकी सतह या उसके रास्ते में किसी भी असामान्यता के लिए रडार चालू रखने के लिए प्रेरित करता है। और यह ठीक उस क्षेत्र में है जो संभव और असंभव के बीच है, जहां अनिवार्य सवाल उठता है, अगर एटलस असल में किसी दूसरी बुद्धिमत्ता की रचना थी तो हम उसे कैसे पहचानेंगे? यह चुनौती एलियन लाइफ के लिए इंसानी आकर्षण में हमारे डूबने का दरवाजा खोलती है। एक ऐसा आकर्षण जो कभी कम नहीं होता, बल्कि हर अप्रत्याशित विजिटर के साथ बढ़ता है। जब से एस्ट्रोनॉमर्स ने कंफर्म किया है कि एटलस सिर्फ एक नॉर्मल कॉमेट नहीं है, बल्कि एक जायंट कॉमेट है जो इनक्रेडिबल स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, तब से इंटेलिजेंट लाइफ की थ्योरीज ने दोबारा जोर पकड़ लिया है। ये तो होना ही था, एक ऑब्जेक्ट जो इतनी दूर से आया है और जिसका रास्ता इतना अजीब है, वो बस इंसानियत की सबसे पुरानी ख्वाहिश को छू जाता है। ये पता लगाना कि हम अकेले नहीं हैं। यहीं से ये आइडिया आया कि एटलस एक एलियन प्रोब हो सकता है जिसे हमारे सौर मंडल की जासूसी करने के लिए भेजा गया है। ये आइडिया उतना भी अजीब नहीं है जितना सुनने में लगता है। 1977 में ब्रिटिश फिजिसिस्ट जॉन ए बॉल ने पहले ही जू हाइपोथेसिस दिया था, जिसमें उन्होंने सजेस्ट किया था कि एडवांस सिविलाइजेशंस बसे हुए प्लैनेट्स को बिना इंटरफेयर किए ऑब्जर्व कर सकती हैं। एक जायंट कॉमेट जो डस्ट और आइस से ढका हो, वो एक लॉन्ग रेंज एलियन प्रोब के लिए परफेक्ट भेस होगा। और अगर हम लाखों सालों के बारे में सोचें तो गैलेक्सी में फैले एक्सप्लोरर्स के एक फ्लीट की कल्पना करना लॉजिकल है, जो टेक्नोलॉजिकल सिग्नल्स की तलाश में भटक रहे हों। ज्यादा रियलिस्टिक लोगों के लिए यह थ्योरी बस एक मजेदार साइंस फिक्शन है। इसमें न तो आर्टिफिशियल प्रोपल्शन, न रेडियो ट्रांसमिशन और न ही कोई मैग्नेटिक चेंज के कोई ऐसे साइन हैं जो एलियन इंजीनियरिंग की तरफ इशारा करे। फिर भी एस्ट्रोनॉमर्स इस आइडिया को पूरी तरह से रिजेक्ट नहीं करते। आखिर अगर ओमुआमुआ की स्टोरी ने हमें कुछ सिखाया है तो वो ये है कि इम्प्रोबेबल चीजें हमेशा एक दूसरी नजर की हकदार होती है। ये नेचुरल और आर्टिफिशियल के बीच की यही लड़ाई है जो ग्लोबल ऑब्जर्वेटरीज को अलर्ट पर रखती है, एटलस की ट्रेजेक्ट्री या चमक में हर बदलाव पर नजर रखती है। एक और डिटेल जो इस बातचीत को बढ़ाती है वो है इसकी डिस्कवरी की डेट। जहां बोरिसोव और ओमुआमुआ कहीं से भी आ गए थे, वहीं एटलस उस समय आया जब प्लैनेट्स के बीच ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करने की हमारी कैपेसिटी पहले से कहीं ज्यादा एक्यूरेट है। अगर ये एक एलियन प्रोब होता तो ये किसी सिविलाइजेशन के इतने करीब से ऑटोमेटिक टेलीस्कोप के एरा में ऐसा रास्ता चुनना काफी बोल्ड होता। क्या ये इंटेंशनल था? क्या ये बस एक कोइंसिडेंस था? ये वो सवाल हैं जो एस्ट्रोबायोलॉजी कॉन्फ्रेंसेस में डिबेट्स को जन्म देते हैं। और जैसे हर थ्योरी को कंपैरिजन के लिए एक पॉइंट चाहिए होता है, वैसे ही दूसरे इंटरस्टेलर विजिटर्स के साथ एक क्लियर पैरेलल बनता है। क्या सिमिलर है? ओमुआमुआ और बोरिसोव के कंपैरिजन में एटलस को क्या इतना स्पेशल बनाता है? यही हम आगे डिटेल में देखेंगे। जब एटलस को पहली बार हमारे सौरमंडल से गुजरते हुए देखा गया तो कई वैज्ञानिकों को तुरंत ओमुआमुआ की याद आ गई, जो 2017 में हमने देखा पहला इंटरस्टेलर मैसेंजर था। एक सामान्य धूमकेतु के उलट ओमुआमुआ ठोस था, उसकी कोई पूंछ नहीं थी। वह बहुत अजीब तरीके से घूम रहा था और उसकी स्पीड भी ऐसी थी जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उसका लंबा आकार सिगार या पैनकेक जैसा आज भी यह सवाल खड़ा करता है कि क्या वह एलियन टेक्नोलॉजी थी। हालांकि एटलस की एक बड़ी और सुंदर पूंछ है, लेकिन यह भी उसे सामान्य धूमकेतु नहीं बनाती। फिर 2019 में खोजा गया बोरिसोव है, जो एक रेगुलर इंटरस्टेलर धूमकेतु के डिस्क्रिप्शन से मेल खाता था। उसकी एक साफ पूंछ थी,
सूरज के पास आने पर उसमें से गैस निकलती थी और वह हमारे लोकल धूमकेतुओं जैसी ही चीजों से बना था। लेकिन बोरिसोव में भी अपनी कुछ खासियतें थीं। उसकी बहुत अजीब ऑर्बिट और स्पीड से पता चलता था कि वह हमारे ओर्ट क्लाउड से नहीं आया था। एटलस, हालांकि दोनों का थोड़ा थोड़ा हिस्सा होने के कारण सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है। ओमुआमुआ की अजीब ऑर्बिट और बोरिसोव की चमकीली पूंछ। इसके अलावा एटलस का विशाल आकार उसे एक बिल्कुल अलग कैटेगरी में रखता है, जबकि ओमुआमुआ ज्यादा से ज्यादा कुछ 100 मीटर लंबा था। एटलस करीब 12 मील चौड़ा है, तुलना में एक सचमुच का कॉस्मिक जायंट। इसका मतलब है कि यह बहुत ज्यादा चमकता है, जिससे हमें इसकी लाइट का और ज्यादा डिटेल्ड स्टडी करने का मौका मिलता है। लेकिन यह डिटेल का लेवल ही है जो नई पहेलियां खड़ी करता है। इसका शेप और ट्रेजेक्टरी किसी भी जाने पहचाने मॉडल से पूरी तरह से मेल नहीं खाते हैं। एक और बात जो एस्ट्रोनॉमर्स को हैरान करती है वह है एटलस की स्टेबिलिटी। ओमुआमुआ के उलट, जो ग्रेविटी के बिना थोड़ा तेज होता दिख रहा था, कुछ ऐसा जिसे हम अभी भी पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एटलस बिना किसी अजीब डिविएशन के अपनी बहुत बड़ी स्पीड बनाए रखता है। यह फर्क यह तय करने की कुंजी हो सकता है कि क्या हम किसी पूरी तरह से नेचुरल चीज से डील कर रहे हैं, या अगर ज्यादा सूक्ष्म तरीकों से कुछ ऐसा है जिसे हमारे इंस्ट्रूमेंट्स अभी तक डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये सभी कंपैरिजन सुपर इंपॉर्टेंट हैं ताकि फिर साइंटिफिक कम्युनिटी फाइनली एक फैसला ले सके। क्या एटलस सच में सिर्फ एक धूमकेतु है या अभी भी ज्यादा क्रेजी थ्योरीज के लिए जगह है? ऑफिशियल बात सुनने और यह समझने का टाइम आ गया है कि अब तक की केयरफुल ऑब्जर्वेशंस ने हमें क्या बताया है। एटलस के बारे में इतनी सारी बातों के बाद कि यह ओमुआमुआ और बोरिसोव से कैसे तुलना करता है और वे सभी अजब गजब थ्योरीज की यह एक एलियन प्रोब था, असली साइंटिफिक सच्चाई क्या है? हफ्तों की गहरी स्टडी, लगातार निगरानी और स्पेक्ट्रल स्कैन के बाद नासा और बहुत सारे दूसरे ऑब्जर्वेटरीज ने आखिरकार फैसला दे दिया है। एटलस बिना किसी शक के एक इंटरस्टेलर कॉमेट है। यह बस पत्थर, धूल और बर्फ का एक टुकड़ा है जिसमें किसी आर्टिफिशियल इंजन या बाहरी इंजीनियरिंग के कोई साफ निशान नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह कुछ भी नहीं है। कई एस्ट्रोनॉमर्स के लिए यह साइंटिफिक फैसला एटलस की चमक को कम नहीं करता, बल्कि और बढ़ा देता है। इसकी कमाल की स्पीड, इसका सुपर अजीब ऑर्बिट और इसका बड़ा साइज यूनिक है। यह हमें बताता है कि यह शायद स्टार सिस्टम्स, स्टार फॉर्मिंग जोन से गुजरा है और इंटरस्टेलर स्पेस की खाली जगह में जाने से पहले इसे गंभीर ग्रेविटी का सामना करना पड़ा है। यह ब्रह्मांड के इतिहास का एक टुकड़ा जैसा है जिसमें उन जगहों के केमिकल सिग्नेचर हैं जहां हम कभी सच में जा नहीं सकते। यह कंफर्म करना कि एटलस एक नेचुरल कॉमेट है हमें एक कीमती सबक सिखाता है। हर अजीब चीज के लिए मनगढ़ंत एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती। एस्ट्रोनॉमी में असाधारण चीजें अक्सर कुदरती चीजों से आती हैं जिन्हें हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। ओमुआमुआ का एक्सीलरेशन, फॉर एग्जाम्पल, एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन एटलस हमें याद दिलाता है कि सभी इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स एक जैसे बिहेव नहीं करेंगे। हर एक के पास अपने डिकोड करने के लिए क्लूज हैं। यह साइंटिफिक डिसीजन यह भी बदल देता है कि हम इन ऑब्जेक्ट्स को रोकने के लिए फ्यूचर के मिशंस की प्लानिंग कैसे करते हैं। नई तेज प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी के साथ प्रोब एटलस जैसे ऑब्जेक्ट्स तक पहुंच सकते हैं इससे पहले कि वे गहरी अंधेरे में गायब हो जाएं। यह इंटरस्टेलर मैटर के डायरेक्ट सैंपल लेने का रास्ता खोलता है, ऐसी चीज जो कोई भी लोकल मेटियोर हमें नहीं दे सकता। यह किसी दूसरे सोलर सिस्टम से लाखों साल पहले लिखी गई चिट्ठी को बीच में रोकने जैसा है। लेकिन भले ही ऑफिशियल वर्ड कॉमेट है, अट्रैक्शन यहीं खत्म नहीं होता। आखिरकार एटलस का रास्ता और इसकी कंपोजिशन हमें दूर के स्टार सिस्टम्स के काम करने के तरीके के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। किस तरह की चीजें इस तरह के जायंट्स को स्पेस में फेंकती हैं और कैसे उनमें से हर एक इस बात को समझने के लिए एक विंडो है कि हम कहां से आए हैं। यही हम अब समझने वाले हैं, ये देखते हुए कि इसकी जर्नी हमें दूसरी दुनिया के बारे में क्या बताती है।
तो अगर साइंटिफिक वर्डिक्ट कहता है कि एटलस एक कॉमेट है, तो ये बस एक लेबल से कहीं ज्यादा है। इसकी ट्रैजेक्टरी 6.0 की ऑर्बिटल एक्सेंट्रिसिटी के साथ ये बताती है कि ये सूरज से बंधा नहीं है। ये एक सच्चा इंटरस्टेलर ट्रैवलर है जो एक छोटी सी विजिट कर रहा है, इससे पहले कि ये खाली स्पेस में अपना रास्ता कंटिन्यू। सिर्फ यही बात एटलस को एक बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी बनाती है। एक स्पेस रॉक जो अपने हर छोटे पीस में दूसरे प्लेनेटरी सिस्टम्स के सीक्रेट्स को कैरी करता है। जब हम ऐसे इंटरस्टेलर ट्रैवलर के ऑर्बिट को ट्रैक करते हैं तो हमें पता चल सकता है कि ये कहां से आया होगा। सिमुलेशन सजेस्ट करते हैं कि एटलस को एक बाइनरी सिस्टम से बाहर फेंका गया होगा या एक बन रहे प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क से। अपनी जर्नी के दौरान ये शायद मॉलिक्यूलर क्लाउड्स, इंटरस्टेलर मैग्नेटिक फील्ड्स और यहां तक कि उन जगहों से भी गुजरा होगा जहां स्टार्स एक्टिवली बन रहे हैं। हर इंटरेक्शन आइस की केमिस्ट्री और स्ट्रक्चर पर एक मार्क छोड़ता है, एक यूनिक फिंगरप्रिंट बनाता है जो एक कॉस्मिक सेंडर एड्रेस की तरह वर्क्स। ये इतना क्रेजी ट्रैजेक्टरी हमें ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि प्लैनेटरी स्टेबिलिटी कैसे वर्क्स। 20 किलोमीटर चौड़ा एक इंटरस्टेलर ट्रैवलर अरबों किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद भी इंटैक्ट कैसे रहता है? इसका जवाब इसकी इंटरनल कंपोजिशन में हो सकता है कि आइस और रॉक कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, जिससे ये सोलर फ्लेयर्स, खतरनाक ग्रेविटी फील्ड्स और कॉस्मिक डस्ट के साथ कॉलिजन्स के लिए ज्यादा रेजिस्टेंट बनता है। एस्ट्रोनॉमर्स के लिए इन डिटेल्स को देखना यह समझने का एक तरीका है कि प्लैनेटरी सिस्टम्स अपनी बाउंड्रीज पर ऑब्जेक्ट्स को कैसे बाहर निकालते या अंदर रखते हैं। एक और कमाल की बात यह है कि एटलस हमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के मूवमेंट के बारे में क्या कैन टीच। पेनिस्पर्मिया के बारे में बहुत सारे आइडियाज, वो आइडिया कि लाइफ प्लैनेट्स या स्टार्स के बीच ट्रैवल कर सकती है, ऐसे ही चीजों पर बेस्ड हैं। एक इंटरस्टेलर ट्रैवलर अमीनो एसिड्स, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स या यहां तक कि लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स को कैरी कर सकता है, एक्सट्रीम कोल्ड को सहते हुए और लाखों सालों तक रेडिएशन बर्स्ट्स को विथस्टैंडिंग। हालांकि ये एक लिविंग मैसेंजर नहीं है, ये एक केमिकल टाइम कैप्सूल है जो गैलेक्सीज को क्रॉसेस। और अगर एटलस का हर डस्ट ग्रेन एक क्लू है, तो सोचिए हम इसकी सरफेस से डायरेक्ट सैंपल्स लेकर क्या डिस्कवर कर सकते हैं। इसीलिए फ्यूचर मिशंस ऐसे ऑब्जेक्ट्स को टारगेट करते हैं, सिर्फ कमेट्स को कैटलॉग करने के लिए नहीं, बल्कि गैलेक्सी के दूसरे हिस्से से पहले कॉस्मिक टाइम कैप्सूल को खोलने के लिए। और टाइम कैप्सूल की बात करें तो यही है जो हम आगे एक्सप्लोर करेंगे। एटलस, यह इंटरस्टेलर यात्री सिर्फ एक क्यूरियस विजिटर नहीं है, यह एक कॉस्मिक टाइम कैप्सूल है जो हमारी आंखों के सामने तैर रहा है। हर धूमकेतु जो दूर के मॉलिक्यूलर क्लाउड्स में बनता है, वहां की ओरिजिनल केमिस्ट्री को कैरी करता है, जहां तारे और प्लैनेट जन्म लेते हैं। लेकिन जब यह धूमकेतु अपने स्टार फॉर्मिंग नर्सरी से बाहर निकल जाता है और लाखों सालों तक गहरे स्पेस में भटकता रहता है, यह उन शुरुआती कंडीशंस का एक लिविंग रिकॉर्ड बन जाता है जिन्होंने पूरे सोलर सिस्टम को शेप दिया। एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स के लिए ऐसी बॉडी कॉस्मिक हिस्ट्री बुक का एक पेज खोलने जैसा है जो सूरज के चमकने से बहुत पहले लिखी गई थी। इस कॉस्मिक टाइम कैप्सूल को कवर करने वाली धूल और बर्फ में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, अजीब मिनरल के टुकड़े और एलिमेंट्स के ट्रेसेस हो सकते हैं जो हमें बताते हैं कि इंटरस्टेलर गैस क्लाउड्स समय के साथ कैसे बदलते हैं। जब इस जानकारी को उन चीजों से कंपेयर किया जाता है जो हम उल्कापिंडों और लोकल धूमकेतुओं के बारे में जानते हैं, हमें इस बात का क्लू मिलता है कि हमारा अपना सोलर सिस्टम कैसे शुरू हुआ होगा। इतने बड़े और लगभग इंटैक्ट कॉस्मिक टाइम कैप्सूल का सीधे स्टडी करने की पॉसिबिलिटी ही इंटरसेप्शन मिशंस को पॉपुलर बना रही है। नजदीकी एस्टेरॉयड के सैंपल्स के उलट जो सूरज की किरणों से इरोड हो सकते थे, एक इंटरस्टेलर धूमकेतु में अपनी ओरिजिनल सिस्टम के फॉर्मेशन के बाद से लगभग इंटैक्ट मटेरियल होता है। यह इस बात को टेस्ट करने का एक यूनिक मौका है कि प्लैनेट्स कैसे मूव करते हैं, ऑर्बिट्स की स्टेबिलिटी और यहां तक कि लाइफ के फंडामेंटल एलिमेंट्स के बारे में भी।
इसके अलावा एटलस हमें यह समझने में मदद करता है कि अनऑर्गेनिक सब्सटेंस तारों के बीच कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। यह आइडिया कि लाइफ के लिए जरूरी इंग्रेडिएंट्स इंटरस्टेलर धूमकेतुओं द्वारा बिखेरे जा सकते हैं, हर बार जब एटलस जैसा कोई यात्री आता है तो मजबूत होता जाता है। भले ही यह अपने आप में कोई लाइफ न कैरी करे, इससे निकलने वाला हर धूल का कण यह याद दिलाता है कि लाइफ की केमिस्ट्री यूनिवर्स के कई हिस्सों में बीज के रूप में हो सकती है। लेकिन अगर हर कॉस्मिक टाइम कैप्सूल साइंस के लिए एक तोहफा है, तो यह एक चैलेंज भी है। क्या हम इन यात्रियों के बारे में सब कुछ जानते हैं? और क्या होगा अगर अगली एनालिसिस में कुछ छिपे हुए क्लू मिलने वाले हों? यही बात हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या एटलस जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा छिपा रहा है? अब हम इस सवाल पर और गहराई से विचार करेंगे। साइंटिफिक वर्डिक्ट के पूरे वेट के बाद भी कई एस्ट्रोनॉमर्स थोड़ा डाउटफुल रहते हैं। आखिर एटलस जैसा कॉस्मिक मैसेंजर बाय डेफिनेशन सवालों का एक लिविंग सोर्स है। हालांकि एविडेंस दिखाता है कि यह एक इंटरस्टेलर कॉमेट की तरह बिहेव करता है, रीसेंट हिस्ट्री ने हमें सिखाया है कि यूनिवर्स को धूल, बर्फ या मुश्किल से समझने वाले केमिकल सिग्नल्स की परतों के नीचे इंपॉर्टेंट डिटेल्स छुपाना पसंद है। जो कोई भी हर स्पेक्ट्रल डेटा पर ध्यान देता है, उसके लिए यह सोचने से बचना इम्पॉसिबल है। क्या इस कॉस्मिक मैसेंजर की सतह पर कोई सूक्ष्म आर्टिफिशियल सिग्नल छिपा हो सकता है? क्या हम टेक्नोलॉजी के एक पीस को सिर्फ एक चट्टान समझ सकते हैं? ये आइडियाज बहुत अजीब माने जाते हैं, लेकिन जब आप याद करते हैं कि हमारी डिटेक्शन टेक्नोलॉजी की अभी भी लिमिट्स हैं, तो वे सेंस बनाते हैं। कभी कभी एक इंपॉर्टेंट सिग्नल शोर या नेचुरल चेंजेस के साथ मिक्स हो जाता है, जो ये छुपाता है कि वहां असल में क्या है। यह अनसर्टेनिटी फ्यूचर मिशनों के लिए प्योर फ्यूल है। नए टेलीस्कोप्स और रोबोटिक प्रोब कॉमेट के सूरज के करीब आने पर निकलने वाली गैसों की कंपोजिशन को और गहराई से एनालाइज कर सकते हैं। अगर एलियन इंजीनियरिंग का कोई भी छोटा सा भी साइन है, तो वह मिनरल्स के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में या मौजूद रेडियो एक्टिव मटेरियल की मात्रा में अननेचुरल पैटर्न्स के रूप में दिखाई दे सकता है। यह एक पेशेंस वाली रिसर्च है, लेकिन एस्ट्रोबायोलॉजी ऐसे ही आगे बढ़ती है, इम्प्रोबेबल को तोड़कर इम्पॉसिबल को ढूंढना। एटलस जैसे कॉस्मिक मैसेंजर का सिर्फ मौजूद होना भी हमें अपनी कल्चर के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। हमारी इमेजिनेशन क्यों वहां एक मकसद देखने पर जोर देती है जहां शायद कोई हो ही नहीं? यह हमारी लोनलीनेस को तारों से परे प्रोजेक्ट करने का एक तरीका हो सकता है। इस आइडिया में सुकून ढूंढना कि हम अकेले नहीं हैं, लेकिन यह एक हेल्दी साइंटिफिक एटीट्यूड भी है। क्वेश्चन करना, डाउट करना, इन्वेस्टिगेट करते रहना। ऐसे ही हमने पल्सर, ब्लैक होल और यहां तक कि एक्सोप्लैनेट्स भी खोजे। सब कुछ अजीब सिग्नल्स से शुरू हुआ जो एरर लगते थे। और अगर एटलस सिर्फ चट्टान और बर्फ के अलावा कुछ भी नहीं है तो क्या होगा? तब भी यह एक पावरफुल रिमाइंडर है कि कॉस्मोस बहुत बड़ा है और मिस्ट्री से भरा है। हर कॉस्मिक मैसेंजर जो हमारे रास्ते में आता है, एक मैसेज छोड़ जाता है। हम सीखते रहते हैं, हमेशा अगली सरप्राइज के लिए तैयार रहते हैं, जो उन जगहों से आएगी जिनकी हमारे टेलीस्कोप्स मुश्किल से कल्पना कर सकते हैं। और यह वही विनम्रता है जो एटलस जैसे ट्रैवलर की लिगेसी को डिफाइन करती है और इस कहानी के ग्रैंड फिनाले के लिए स्टेज सेट करती है। आखिर में एटलस 3i सिर्फ एक और चमकता हुआ पॉइंट नहीं है जो रात के आसमान से गुजरता है। यह असल में कॉस्मिक विनम्रता का एक जीता जागता सबक है। इसकी तेज रफ्तार से लेकर इसकी आइसीली बनावट तक हर डिटेल हमें याद दिलाता है कि सोलर सिस्टम कोई अलग थलग किला नहीं है, बल्कि उन यात्रियों के लिए एक खुला चौराहा है जो लाखों सालों से इंटरस्टेलर स्पेस से गुजरे हैं। एटलस जैसे किसी विजिटर को ट्रैक कर पाना असल में दूसरी दुनिया के टुकड़ों को अपनी दुनिया से मिलते हुए लाइव देखने जैसा है। यह कॉस्मिक विनम्रता तब भी दिखती है जब हमें पता चलता है कि एडवांस टेलीस्कोप होने के बावजूद हम अब भी हैरान होते हैं। किसने सोचा था कि 21वीं सदी के बीच में
हम सिर्फ तीसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड करेंगे? कितने और ऐसे ही बिना देखे गुजर जाते हैं जो आम धूमकेतु या खोए हुए एस्टेरॉइड्स के साथ मिल जाते हैं। यह एक बारीक याद दिलाना है कि हर टेक्नोलॉजी में तरक्की सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा दिखाती है जो वहां है, एक ऐसा हिस्सा जो हर नई खोज के साथ दिखाता है कि हमें अभी भी कितना कुछ नहीं पता है। साइंस के लिए एटलस की विरासत टीम वर्क के लिए एक बुलावा है। जॉइंट मिशन, कनेक्टेड ऑब्जर्वेटरी, ऑटोमेटिक टेलीस्कोप के नेटवर्क, यह सब जरूरी हो जाता है ताकि जब अगला विजिटर आए तो कोई भी डिटेल छूटे नहीं। और जब ऐसा होगा तो हमारे पास तुलना के लिए डेटा का एक मजबूत बेस होगा ताकि हम इन अजनबियों को बेहतर ढंग से समझ सकें कि वे कैसे काम करते हैं। यही कॉस्मिक विनम्रता का सार है, यह जानना कि अकेले हम बहुत कम कर सकते हैं, लेकिन साथ मिलकर हम उन क्लूओं को समझ सकते हैं जो पूरी गैलेक्सी में घूम चुके हैं। इसके अलावा एटलस मुश्किल सवालों से न बचने के महत्व पर भी जोर देता है। एलियन प्रोब्स, छिपे हुए आर्टिफैक्ट्स या सीक्रेट बायोसिग्नेचर के बारे में हर अटकल उस जिज्ञासा को बढ़ाती है जो साइंस को चलाती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि साइंटिफिक फैसला कितनी बार नेचुरल साबित होता है। यह सवाल पूछने का काम ही है जो खोज की आग को जिंदा रखता है। इसी तरह हम ऐसी चीजें खोजते हैं जो कभी नामुमकिन लगती थीं। आखिर में यह कॉस्मिक मैसेंजर चुपचाप चला जाता है, इंटरस्टेलर अंधेरों में लौट जाता है, लेकिन यह एक मैसेज छोड़ जाता है जो स्टारडस्ट में लिखा हुआ है। हम किसी चीज के केंद्र में नहीं हैं, हम एक बड़े डांस का हिस्सा हैं, एक ऐसा डांस जो हमें ऊपर देखने और सवाल पूछने और अपनी कीमती कॉस्मिक विनम्रता को कभी न खोने के लिए चुनौती देता है। जब एटलस जैसा कोई कॉस्मिक मैसेंजर पास आता है तो यह सिर्फ एक एस्ट्रोनॉमिकल घटना नहीं होती, यह एक याद दिलाता है कि ब्रह्मांड हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा क्रिएटिव है। धूल का हर इंटरस्टेलर कण, उसके रास्ते में हर छोटा सा बदलाव, हर अनुत्तरित सवाल हमें इंसानों को ऊपर देखने, ज्यादा सवाल पूछने, बेहतर ढंग से एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित करता है। वैज्ञानिक फैसले ने शायद एलियन प्रोब की हाइपोथेसिस को खारिज कर दिया होगा, लेकिन असली खजाना वह सबक है जो हम इससे सीखते हैं। हम कॉस्मिक कोड के मास्टर नहीं हैं, हम तो सिर्फ एक ऐसे डांस में सीख रहे हैं जो सितारों, धूमकेतुओं और दूर के ग्रहों के सिस्टम्स को जोड़ता है। यही कॉस्मिक ह्यूमिलिटी हमें एक जिज्ञासु प्रजाति के रूप में जीवित रखती है। अब मैं जानना चाहता हूं, तुम्हारे लिए क्या एटलस सिर्फ बर्फ और चट्टान है, या क्या यह पॉसिबिलिटी है कि कुछ बहुत बड़ी चीज हमें देख रही है? क्या कोई और इंटरस्टेलर यात्री बिना ध्यान दिए गुजर गया होगा? कमेंट्स में लिखो। तुम्हारी थ्योरी अगले एक्सप्लोरर को और सवाल पूछने के लिए इंस्पायर कर सकती है। और अगर तुम ओमुआमुआ, एक्सट्रीमोफाइल्स, ब्लैक होल्स और हर उस चीज से यात्रा करते रहना चाहते हो जो नॉलेज की लिमिट्स को हिला देती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन को ऑन करो और धूल के हर उस कण को एक्सप्लोर करने आओ जो ब्रह्मांड हमें भेजता रहेगा। क्योंकि हर कॉस्मिक मैसेंजर सिर्फ शुरुआत है।